ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, 10-15% आप रखोगे, बट शुड आई डू अ मार्केट लाइक यूएस और शुड आई ट्राई एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर? सबसे पहले तो बाहर निवेश करना उसके लिए है जिसको इंडिया के निवेश का एक्सपीरियंस है। इंडियन रुपये डिप्रिशिएट करता है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, रुपी की डिप्रिसिएशन डॉलर के से, रुपी की जो वीकनेस है डॉलर से, वो साल की 3 से 4% होती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कीर्तन, मैंने 2005 में पास आउट किया था, शुरू किया था यूएस में। तब एक यूएस एजुकेशन की कॉस्ट करीब 1 करोड़ रुपए होती थी, अब 3 करोड़, वही पढ़ाई की कॉस्ट। क्योंकि What is your house view now on gold and silver? लोग गोल्ड की अभी बातें करते हैं, 3 साल पहले कोई गोल्ड की बात नहीं करता था। I think आप लोग you all were the first one to launch the हम gold पहले silver थे fund. गोल्ड सिल्वर फंड में, एंड एज आई से अगेन एंड अगेन, उस एनएफओ में 15 करोड़ लिया है। अब गोल्ड में दिन में करोड़ आते हैं। और सर चलो आसा ओके, राधे जी का सॉरी राधे जी यू शुड डू द आउटटेक्स ऑफ दिस। ओके, हिट डालना नहीं हम लोग। ब्लूपर्स डालना चाहिए, ब्लूपर्स बनाने चाहिए। आई थिंक बेटर। कहाँ से चालू करो? क्या पूछा रहा था? राधिका जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट, और इट्स ऑलवेज फन टू टॉक टू यू। थैंक यू। एंड आज की टॉपिक थोड़ी सी मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंटरनेट पे इतना चैटर चल रहा है अराउंड ग्लोबल इन्वेस्टिंग, और इंडिया कैसे हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर द काइंड ऑफ रिटर्न्स जो ग्लोबली डिलीवर हो चुके हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और दो चीज़ों पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक तो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग पर से, और इंडिया में आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो। ओके, सो ठीक है, that is what we will try and demystify in the next half an hour, 45 minutes of our conversation. So let's start with the basic first. आपके कोर पोर्टफोलियो में, या मान लीजिए आज अगर कोई एक इंडिविजुअल अपना पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, कंप्लीटली जीरो से स्टार्ट कर रहा है, 100 रुपया निवेश करना चाहता है, डोमेस्टिक कितना हो, ग्लोबल कितना हो, गोल्ड सिल्वर कितना हो, डेट कितना हो, व्हाट्स द एसेट एलोकेशन दैट यू थिंक दैट दिस पर्सन शुड स्टार्ट विद? तो आई थिंक सबसे पहले तो मुझे ये जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग पे कॉन्वर्सेशन और चर्चा चल रही है ना, आई विल कम टू योर क्वेश्चन ऑन एसेट एलोकेशन, मुझे ये बहुत हिलेरियस लगती है। क्योंकि मैं एंड एज एडलवाइज एमसी, हम 2017 से इंटरनेशनल फंड्स का काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा बाय चांस है, क्योंकि एंड आई टेल यू दिस, 2016 में हमने जेपी मॉर्गन अक्वायर किया, और जेपी मॉर्गन के कुछ 4-5 इंटरनेशनल फंड थे, और उनका कलेक्टिव साइज कुछ 150 करोड़ था। तो जब मैंने उनको इनहेरिट किया, तो लोगों ने कहा आप ये बंद कर दीजिए, बाहर पैसे कौन डालता है, इंडिया की तो ये ग्रोथ, ऑल ऑफ दिस स्टफ। और बहरहाल हमने बंद नहीं किया, और बहुत अच्छा करा बंद नहीं किया। आज ऐसा दौर आ गया है कि लिमिट ही बंद हो गई है, दैट्स अनदर कॉन्वर्सेशन। बट आई थिंक, कमिंग टू योर क्वेश्चन, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, एंड आई थिंक क्यों करनी चाहिए वो समझना ज़रूरी है। एंड आई मस्ट टेल यू, मैंने अपना करियर यूएस मार्केट में शुरू किया, और अगर आप किसी भी ग्लोबल मार्केट में देखें, तो लोग निवेश अपने होम कंट्री में करते हैं, लेकिन थोड़ा निवेश बाहर भी करते हैं। इनफैक्ट मैं जब इंडिया में वापस आई 2009 में, तो 2011 से मैंने म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू कर दिया, और तब मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बिल्कुल हिस्सा थी, तो मुझे आइडिया नहीं था। तभी भी मुझे लगा कि मुझे अपने पोर्टफोलियो का 10-15% इंटरनेशनल फंड में डालना चाहिए। तो कीर्तन में खोजने लगी कि उस टाइम बहुत कम इंटरनेशनल फंड होते थे, और ऑनेस्टली कोई बहुत अच्छे नहीं होते थे। तभी भी मैंने उस टाइम के कुछ इंटरनेशनल फंड खोज करके पैसे डाले, क्योंकि मुझे लगा ये इतना ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी क्यों है? आई थिंक ये 2-3 कारण हैं। एक तो हिंदुस्तान बहुत अच्छा मार्केट है, लेकिन हर साल अच्छा नहीं करता। बहुत साल अच्छा करता है, लेकिन कुछ ऐसे साल आते हैं जब कोई और मार्केट अच्छा करता है। जैसे पिछले साल अगर आप देखें, चाइना ने बहुत अच्छा किया, कोरिया एक मार्केट जिसकी बहुत कम लोग बात कर रहे थे, उसने अच्छा किया, जर्मनी, यूरोप को तो हम डेड मानते थे, उसने बहुत अच्छा किया। और ये दौर आते हैं, क्लास में हमेशा एक टॉपर नहीं रहता। दूसरा,
इंडिया बहुत अच्छा मार्केट है बट एक इमर्जिंग मार्केट है। ऐसी बहुत सारे सेक्टर्स हैं और स्टोरीज हैं, क्षेत्र हैं जो हमारे लिस्टेड मार्केट्स में प्रेजेंट नहीं है। मैं तो कहती हूँ हमारा लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी लिस्टेड नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे एक कैटेगरी देखें फार्मा में, इंडिया में जो लार्जली फार्मा का मार्केट है वो जेनेरिक्स मार्केट है जो लिस्टेड यूनिवर्स में है। जो बड़ी R&D होती है वो यहाँ होती नहीं। नहीं सेमीकंडक्टर्स है, ये एक ऐसी कैटेगरी है जो इंडिया में प्रेजेंट ही नहीं है लिस्टेड मार्केट में, शायद 20 साल बाद हो जाए। स्पेस टेक्नोलॉजी अग्री ये प्रेजेंट नहीं है। तो और ऐसे सेक्टर्स तो बढ़ेंगे, इनको एक्सेस करने के लिए आपको ग्लोबल मार्केट्स में जाना पड़ेगा। और तीसरा जो मैं बात करती हूँ जो बिल्कुल किसी को अच्छी नहीं लगती लेकिन ज़रूरी है, मैं दोबारा कहूँगी, ये है रुपये का फैक्टर। इंडियन रुपये डिप्रिशिएट करता Correct. है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, रुपये की डिप्रिसिएशन डॉलर के उससे, रुपये की जो वीकनेस है डॉलर से, वो साल की 3 से 4% Agree. होती है। अब हर साल 3-3 नहीं होती, कुछ साल 10 होती है, कुछ साल 0 होती है। तो आपका परचेसिंग पावर जो ₹1 की वैल्यू है वो कम होती जाती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बाहर पैसे लगाना ज़रूरी है। और अब के दौर में लोगों के एक्सपेंसेस भी बाहर होने लगे हैं। बहुत लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कीर्तन, मैंने 2005 में पास आउट किया था, शुरू किया था यूएस में। तब एक यूएस एजुकेशन की कॉस्ट करीब 1 करोड़ रुपए होती थी, अब 3 करोड़ रुपए है। वही पढ़ाई की कॉस्ट, क्योंकि आई थिंक करेंसी 45 से 90 की हो गई है। तो ये 3 रीज़न है मेरे हिसाब से, लोगों को ग्लोबल मार्केट्स में देखना चाहिए। और ये कोई इमोशनल वो नहीं है। करेक्ट। अब आपका क्वेश्चन कितना है? हाँ, क्योंकि आपने पहले ये पॉइंट उठाया है, हाँ, मैं आपको थोड़ा सा काउंटर करना चाहूंगा और पूछो। मुझे आपका व्यू जानना है हाँ, फ्रॉम अ लार्जर हाँ, इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट। हाँ, सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट्स, आई कंप्लीटली अग्री। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, थोड़ा हाँ, सा लंबा आंसर होगा बट आई हाँ, वांट योर व्यू। सो हाँ, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसने कहा कि एवरी 3-4 इयर्स ग्लोबल मार्केट्स बेटर करता है और इंडिया मार्केट अंडर परफॉर्म होता है। करता है, हाँ, राइट? तो आपका पहला पॉइंट वैलिड है कि आप अगर बाहर डाइवर्सिफाई करोगे तो वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। पर दूसरा प्रॉब्लम ये है ना कि इंडिया से एक्सेस कर पाना, हाँ, पता चलना चाइना में क्या चल रहा है, ब्राजील में क्या चल रहा है, साउथ कोरिया में क्या चल रहा है, हाँ, इज अ बिग प्रॉब्लम इन माय ओपिनियन, राइट? और मैं कुछ और डेटा देख रहा था। आप साउथ कोरिया का लास्ट 1 साल का रिटर्न देखिए 80% है, पर 5 साल का CAGR आज भी 2.1% है। सेम इज द स्टोरी विथ चाइना, सेम इज द स्टोरी विथ जापान, सेम इज द स्टोरी विथ मोस्ट ऑफ दीज मार्केट्स। यानी अगर MSCI इमर्जिंग मार्केट 5 साल का CAGR 1.7% है डॉलर टर्म्स में, इंडिया 8.7 पे है। क्यों करें? तो वाइल आई अंडरस्टैंड कि बहुत सेक्टर्स है जो एक्सेसिबल नहीं है इंडिया में बैठकर, पर अगर आप 5 साल 10 साल, इवन सिंस निफ्टी स्टार्टेड, राइट, S&P 500 डॉलर टर्म्स में 8.5 है, निफ्टी इज एट 11.75, and the right barometer which is BSE 500 is probably 13. तो दूसरा चैलेंज ये है कि एक तो मुझे एक्सेस नहीं है ग्लोबल मार्केट्स का, ऑपरेशनल डिफिकल्टीज इतनी सारी है, और थर्ड जनरली इंडिया पोर्टफोलियोज में गोल्ड थोड़ा सा होता है। आई मीन ऑफ कोर्स वी कैन आर्ग्यू कि फिजिकल गोल्ड और इन्वेस्टेड गोल्ड में डिफरेंस है, पर गोल्ड इज ऑल्सो सॉल्विंग योर रुपी डेप्रिसिएशन प्रॉब्लम। नाउ कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, 10-15% आप रखोगे, बट शुड आई डू अ मार्केट लाइक यूएस और शुड आई ट्राई एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर? तो आई थिंक आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। ऑनेस्टली आई थिंक लोगों के लिए बाहर निवेश करना ऑनेस्टली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और लोग इंडिया में भी गलतियां करते हैं लेकिन बाहर ज़्यादा गलतियां करते हैं अपने इन्वेस्टिंग के अप्रोच में। सो मैं 2-3 बातें कहूँगी और ये भी थोड़ा लंबा आंसर है। सबसे पहले तो बाहर निवेश करना उसके लिए है जिसको इंडिया के निवेश का एक्सपीरियंस है। एब्सोल्युटली। आप अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, मैं तो लार्ज इंटरनेशनल फंड्स चलाती हूँ, और आप कहेंगे मुझे ग्रेटर चाइना फंड या यूएस टेक फंड में पैसे डालने हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहूँगी आप प्लीज़ मत करिए। आप पहले खुद का इक्विटी मार्केट समझ लीजिए, उसको एक्सपीरियंस कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है अपने लोकल मार्केट में आपको नॉलेज भी होती है, कंफर्ट भी होती है, अवेयरनेस भी होती है। जब चाइना में या कोरिया में कुछ गलत हो जाता है, लोग हमें मैसेज लिखते हैं ये तो स्कैम है। इट्स नॉट ट्रू।
करेक्ट, बट आपको कंफर्ट नहीं है उस कंफर्ट मार्केट। नहीं है, तो ये पहले लैंग्वेज बैरियर है, ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल चैलेंजेस है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो political जो information। चीज समझ नहीं आती वो ब्लैक बॉक्स लगने लगती है, वो समझ नहीं आती। तो ये पहले टाइम के इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल नहीं है, एंड मैं हमेशा बहुत नर्वस होती हूँ जब ये होता है। दूसरा, आई थिंक जब आप बाहर निवेश कर रहे हैं, आपको पहले बेसिक्स से शुरू करना चाहिए। आई ऑलवेज टेल पीपल कि जब आप दाल चावल पोर्टफोलियो बनाते हैं, मैंने ये वर्ड बहुत यूज किया है, आपकी नई बुक में भी हाँ नई बुक में भी है, एंड मैंगो मैंगो मिलियनेयर एंड अगर आप बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बाहर के भी दाल चावल में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको बाहर जाके कोई बहुत एग्जॉटिक चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका पर्पस क्या है बाहर इन्वेस्ट करने का? आपका पर्पस है सिर्फ ग्लोबल एक्सपोजर लेने का, डाइवर्सिफिकेशन का। तो पहला मार्केट जिससे आपको शुरू करना चाहिए इज एक्चुअली यूएस, क्योंकि ये डेवलप्ड मार्केट है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट है, और जो मैंने सेक्टर्स की बात की वो ज्यादातर यूएस में प्रेजेंट है। सेकेंड मार्केट मेरे ओपिनियन में आपका चाइना है, क्योंकि वो बड़ा इमर्जिंग मार्केट है। और इंडिया और चाइना आर वेरी इंटरेस्टिंग। आई बिलीव कि इंडिया जब अच्छा करता है चाइना नहीं करता है, डीकपल्ड है वाइस वर्सा, क्योंकि ये दो बड़े मार्केट्स हैं जहां बड़ा कैपिटल जा सकता है। और जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स बेट लेते हैं, ऑफन या तो वो चाइना पे बेट लेते हैं या इंडिया पे बेट लेते हैं। सो लास्ट फ्यू इयर्स वो देखना चाइना सस्ता है, तो वैल्यूएशन डायनामिक्स चाइना के फेवर में है, वो चेंज भी हो सकते हैं। एंड आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स में भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो एक टाइम था जब 2 साल पहले चाइना बहुत सस्ता था, Correct. 7-8 पी पे चाइना मिल रहा था। अब अगर आपको वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट 7-8 पी पे मिल रहा है, तो अच्छी बात है। देयर आर पीरियड्स ऐसे भी, बाय द वे, आपने 5 साल के स्टैटिस्टिक्स कोट किए, अगर कोई इंडिया के नंबर्स देखे 2009 से 13 तक, वो भी कोई बहुत इंस्पायरिंग नहीं लग रहे थे। तो ये दौर भी बहुत मार्केट्स की जर्नी में आता है। बट आई वुड रिपीट, बाहर निवेश करना फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर कर रहे हैं तो आपको बेसिक चीज़ों में करना चाहिए। कोई बहुत स्पेसिफिक कंट्री में जाके कोई बहुत छोटा थीमेटिक फंड लेके वो हम लॉन्च भी नहीं करते। दैट ऑनेस्टली इट मेक्स मी वेरी वेरी नर्वस। और तीसरा, जैसे आप इंडियन इक्विटी में 5 से 10 साल की जर्नी करना चाहते हैं, आपको ये भी ऐसा ही करना चाहिए। माई थर्ड प्रॉब्लम विद इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग इज, लोगों की आंखें ट्विटर पे तभी जगती हैं या एक्स पे जब इंडिया खराब करता है। जब इंडिया अच्छा करता है तो लोग कहते हैं इसकी क्या जरूरत है। जब ऐसा करना नहीं चाहिए। एसेट एलोकेशन, विच वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब क्या? लोग गोल्ड की अभी बातें करते हैं, 3 साल पहले कोई गोल्ड की बात नहीं करता था। आई थिंक आप लोग, you all were the first one to launch the gold हम पहले silver थे fund. गोल्ड सिल्वर फंड में, एंड एज आई से अगेन एंड अगेन, उस एनएफओ में 15 करोड़ नहीं आए थे। 15 करोड़ नहीं आए। Surprisingly, right? नो, इट वाज नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि गोल्ड के 10 साल के रिटर्न इतने खराब थे कि मेरी मार्केटिंग टीम ने कहा इसको प्रेजेंटेशन में डालना ही नहीं चाहिए, तो बिकेगा ही नहीं, एंड ऑब्वियसली बिका ही नहीं। अब गोल्ड में दिन में 50 करोड़ आते हैं। करेक्ट। सो आई थिंक एसेट एलोकेशन मीन्स कि आपकी थाली बनी रहे, आपके पास इक्विटी भी हो, डेट भी हो, गोल्ड एंड सिल्वर भी हो, इंटरनेशनल भी हो। जैसे आपकी सोफिस्टिकेशन बढ़ती जाए, आप वो यूएस से लेके यूएस, चाइना, वैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। आपने इमर्जिंग मार्केट का जिक्र किया, तो मैं इसमें एक पॉइंट बनाना चाहती हूँ। वन ऑफ द थिंग्स, एंड आई नो इमर्जिंग मार्केट ने पिछले साल में अच्छा किया है, मुझे इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स थोड़ी सी वियर्ड लगती है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में क्या होता है, इमर्जिंग मार्केट फंड्स में सबसे पहले तो इंडिया का भी एक हिस्सा होता है। हमेशा कोई ना कोई मार्केट होता है जो उस इंडेक्स को नीचे ड्रैग करता है। तो आपको थोड़ा सा नुआंस, दैट्स व्हाई आई लाइक मोर कंट्री स्पेसिफिक आंसर्स। सो जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू आर सेइंग, मैं इसीलिए थोड़ा सा यूएस की तरफ इंक्लाइंड जनरली हो जाता हूँ जब इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि आई कैन अश्योर यू, आप अगर किसी को भी पूछ लो 5 कंपनी का नाम बता दो साउथ कोरिया में, तो उनको नहीं पता होगा। लैटिन अमेरिका तो जाने ही दीजिए, राइट? और अगर आप डेवलप मार्केट्स भी देखें तो यूरोप हैज ओनली डन वेल रिसेंटली। यूरोप वाज नेवर अ टॉकिंग पॉइंट एवर। एंड हिस्टोरिकल रिटर्न्स में भी अगर आप 10 साल का भी डेटा देख ले, देयर इज ओनली वन मार्केट दैट हैज डन बेटर देन इंडिया इन डॉलर टर्म्स इज यूएस। तो व्हिच इज व्हाई दिस थॉट keeps coming to me कि यार अगर मुझे डाइवर्सिफाई करना है तो लेट्स डू यूएस, अनलेस ऑफ कोर्स मैं एचएनआई हूँ, फैमिली ऑफिस मैनेज करता हूँ, तो कितना कुछ कर सकते हैं। I know some very smart investors जो ग्लोबल मार्केट स्टडी करते हैं, जिनका 50-60% पोर्टफोलियो ग्लोबल है। बाय द वे, I know some of those investors in our funds, तो उनके लिए ठीक है।
इट इज़ वाई अगर आप हमारी भी पूरी इंटरनेशनल फंड्स की बास्केट देखें, हमने क्या मार्केट किया है, यूएस मार्केट किया और एग्जैक्टली चाइना मार्केट किया है। एग्जैक्टली अभी हम जो गिफ्ट में भी लॉन्च कर रहे हैं, हमने पहले चाइना से शुरू किया क्योंकि यूएस मार्केट बहुत रन अप कर गया, लेकिन यूएस भी कर रहे हैं। तो ये दो लॉजिकल बेसिक आंसर ये हैं, लार्ज और मिड कैप ये हैं आपके, आप ये कह लीजिए, उसके बाद बाकी सब आता है। इंटरेस्टिंगली आपने गिफ्ट सिटी की बात की, तो मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन उस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ। तो मान लीजिए अपने कॉन्वर्सेशन से किसी को ऐसा लग रहा है कि 10-15% इन्वेस्ट करना है। ग्लोबली इन्वेस्ट करना है। तो अभी मैं जिस तरीके से इसे समझ रहा हूँ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2-3 तरीके के आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो। एक तो आप इंडिया म्यूचुअल फंड्स या के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। जी। दूसरा आप एक एलआरएस रूट है जिसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। और तीसरा रूट है गिफ्ट सिटी, राइट? अब ये ऑफ कोर्स गिफ्ट सिटी में भी एक एलआरएस रूट है, बट मैं हाँ, उसे थोड़ा सा वो सेपरेटली थोड़ा ले रहा अलग हूँ है। क्योंकि वो एक लार्जर डिस्कशन में जी। आपके साथ करना चाहता हूँ। कैन यू एक्सप्लेन टू अस कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है ओके। और चैलेंजेस क्या है, और क्यों गिफ्ट सिटी इज कमिंग आउट टू बी द नेक्स्ट मोस्ट प्रोमिनेंट ऑप्शन? तो सबसे पहला तो आपका ऑप्शन इज एक्चुअली द सिंपलेस्ट ऑप्शन कि आप एडलवाइस म्यूचुअल फंड में, जैसे आप हमारा मिड कैप फंड खरीदते हैं, हमारा ग्रेटर चाइना फंड खरीद लीजिए। वो आप रुपी डिनोमिनेशन में खरीदते हैं, जैसे इंडिया फंड खरीदते हैं वैसे वो है। ऑपरेशनली बहुत सिंपल है, एक्चुअली उसमें कुछ नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल ऑप्शन। हम So, सालों इंडिया में म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, आप वो ले लीजिए। जो बाहर इन्वेस्ट करते हैं रुपी आपको में ग्लोबल पैसे डाल रहे डाइवर्सिटी। हैं, 100 रुपए से शुरू कर दीजिए, एसआईपी करिए, इट्स ऑल लवली। सिर्फ उस ऑप्शन की एक ही प्रॉब्लम है, ऑप्शन ही नहीं रहा। क्योंकि आरबीआई की, लोगों की जानकारी के लिए, $7 बिलियन की लिमिट है और फंड हाउस लेवल भी लिमिट है। अनफॉर्चुनेटली वो लिमिट हम लोग सालों से कह रहे हैं कि बढ़ाइए बढ़ाइए, लेकिन वो बढ़ी ही नहीं है। तो अब जैसे हमारे फंड हैं, हमने सब फंड्स को कैप कर दिया है 5,000 रुपये पे। तो वो ऑप्शन बहुत अच्छा है, इफ यू आस्क मी, नंबर 1 ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन बचा नहीं है। तो आरबीआई ये क्यों कर रहा है? क्योंकि डॉलर्स बाहर जा रहे हैं और फॉरेक्स रिजर्व्स को हिट कर रहा है। अभी दैट इज द अजम्पशन। मेरी थोड़ी अलग बिलीफ है, बट बहरहाल जब वो चेंज करेंगे करेंगे, सो दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो आपने कहा एलआरएस का, आप किसी ब्रोकर के साथ बाहर अकाउंट खोल सकते हैं। सरकार ने हर इंडिविजुअल को लिमिट दी है कि आप $2.5 लाख हर साल बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के थ्रू, और आप खुद किसी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से जाके स्टॉक्स खरीद सकते हैं। अब ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन की प्रॉब्लम ये है, एक तो इस पर टैक्सेशन लगती है, टीसीएस लगता है। दूसरा, इंडिया में 800 कंपनी ट्रैक यानी कर, मैंने अगर 10 लाख के ऊपर निवेश किया तो 10 लाख के ऊपर वाले पैसे पे मुझे 20% टीसीएस लगेगा वो, जो कि काफ़ी इनकन्वीनियंट है। दूसरा, आपको इंडिया में 800 कंपनी ट्रैक करने में प्रॉब्लम होती है। अब आप चाइना की कंपनी ट्रैक करेंगे, आप यूएस की कंपनी ट्रैक करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल काम है। आई थिंक मोर देन द टीसीएस ये बड़ा मुश्किल काम है। करेक्ट। तो ये है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि उसी एलआरएस लिमिट से आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की सर्विसेज ले लीजिए, करेक्ट। जहां ये आपका गिफ्ट सिटी ऑप्शन आता है। यहाँ हम जैसे फंड मैनेजर्स अपने फंड्स गिफ्ट सिटी में सेटअप करते हैं। गिफ्ट सिटी इज गांधीनगर एंड अहमदाबाद, बट वो एक इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन है जो कि इंडिया ने बनाई है। जैसे दुबई में DIFC है, यहाँ गिफ्ट सिटी सरकार ने बनाई है, जहाँ आप LRS के थ्रू निवेश कर सकते हैं, डॉलर में निवेश कर सकते हैं। तो जैसे हमारा पहला फंड है, हम रुपी में ऑफर करते हैं, एडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड, वो एक JP मॉर्गन के चाइना फंड में पैसे डालता है। वही फंड अब हम गिफ्ट सिटी के थ्रू ऑफर करते हैं, वही JP मॉर्गन वाले फंड में वो पैसा डालता है। ये आप कर सकते हैं। तो ये जितना, इट इज एज क्लोज एज इन्वेस्टिंग इन आवर इंडिया रुपी फंड, बट ये डॉलर में डायरेक्टली हो रहा है और ये गिफ्ट सिटी के थ्रू हो रहा है। Correct me, I'm just going to narrate what you just said Yes. in lesser words. हाँ, इंडिया में रुपी के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, पर वो लिमिट फ्रीज हो गई तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। जगह ही नहीं है, आप ग्लोबल ब्रोकर्स के थ्रू खुद खरीद सकते हो, बहुत सारे ब्रोकर्स है जिसके थ्रू आप जैसे इंडिया में ब्रोकिंग अकाउंट्स खोल सकते हो, वहाँ कर लो, वहाँ ब्रोकिंग अकाउंट्स खोल Correct. सकते हो, पर ऑपरेशनल हैजार्ड बहुत ज्यादा और है, स्टॉक पिकिंग है। पेपर वर्क बहुत ज्यादा है। शायद आप ETF कर सकते हो, पर ठीक है, इट इज लाइक जीरोधा या ग्रो में अकाउंट खोलकर स्टॉक खुद लेना जी, और ऑपरेशनल चैलेंजेस बहुत है। और जैसे आपने हाईलाइट किया, टैक्स का भी चैलेंज है। आप 10 लाख के ऊपर, मान लीजिए आप 20 लाख का निवेश करते हो, तो 10 लाख के ऊपर जो दूसरा 10 लाख है हाँ। उस पर 20%, 2 लाख रुपया तो आपको TCS दे देना पड़ेगा। तो ऑपरेशनली बहुत चैलेंजिंग है।
तीसरा ऑप्शन है कि इंडिया में जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो फंड्स अवेलेबल है वो सेम फंड्स गिफ्ट सिटी में अवेलेबल है और उसमें आप डॉलर में भी निवेश कर सकते हो, बिल्कुल राइट? वेरी इंटरेस्टिंग। तो थोड़ा सा गिफ्ट सिटी पे डिस्कस कर। जी। गिफ्ट सिटी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? एक प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर दिया हमारे लिए कि इंडिया लिमिट्स बंद हो चुकी है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, एलआरएस आप ब्रोकर के थ्रू कर नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको नया पैसा ग्लोबली डालना है तो आप गिफ्ट सिटी के थ्रू डालिए। कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो गिफ्ट सिटी सॉल्व कर रहा है? सो आई थिंक गिफ्ट सिटी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डॉलर की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का। अब आई थिंक दो ब्रॉड प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। एक प्रॉब्लम ये है जो हिंदुस्तानी बाहर पैसे डालना चाहता है, जिसका हमने जिक्र किया, डॉलर के थ्रू आप ये चैनलाइज कर सकते हो। अब एक उल्टी साइड की प्रॉब्लम है जो गिफ्ट सिटी सॉल्व करता है, जो एनआरआई या फॉरेनर बाहर बैठा है जो इंडिया में पैसे डालना चाहता है, उसकी भी प्रॉब्लम गिफ्ट सिटी सॉल्व कर सकता है। वहां भी आपने पेपर वर्क का जिक्र किया, तो जो पहली प्रॉब्लम है उसको हम आउटबाउंड कहते हैं। आप इंडिया में बैठे हो, आपको इंडिया से बाहर पैसे भेजने हैं। दूसरी प्रॉब्लम इनबाउंड वाले की है, जैसे मैं बहुत साल तक एनआरआई थी, अब मैं बाहर बैठ के एनआरआई होती और मुझे रुपए में इंडियन म्यूचुअल फंड में पैसे डालने होते, तो मुझे यहाँ का केवाईसी करना पड़ता है, यहाँ का पैन कार्ड खोलना पड़ता है। ये मैं करना नहीं चाहती, मैं बाहर बैठी हूँ, मैं केन्या में बैठी हूँ या यूएस में बैठी हूँ, मेरे लिए बड़ा पेन है। वही काम मैं इंडिया से गिफ्ट सिटी में कर सकती हूँ। तो गिफ्ट सिटी के जरिए, जैसे मैं यहाँ एडलवाइज मिड कैप फंड ऑफर कर सकती हूँ, मैं गिफ्ट में भी एडलवाइज मिड कैप फंड ऑफर कर सकती हूँ। तो बेसिकली आपके जो यहाँ के फंड्स इंडियन एएमसीज ऑफर करते हैं, वो हम गिफ्ट के थ्रू आउटबाउंड के लिए, इनबाउंड के लिए, दोनों के लिए पैकेज कर रहे हैं, और उसमें भी हमने सोल्यूशन किया है। परफेक्ट। तो यानी अगर मुझे आपके किसी फंड में इन्वेस्ट करना है जहाँ इंडिया लिमिट्स खत्म हो चुकी है, वो मैं गिफ्ट सिटी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता हूँ आपके किसी एक फंड में, जिसके थ्रू मैं चाइना या यूएस में इन्वेस्ट कर दूंगा। उसे हम आउटबाउंड कहते हैं। उसे हम आउटबाउंड कहते हैं। और इनबाउंड कोई एनआरआई बाहर बैठा है जिसे रुपी में इन्वेस्ट नहीं करना है या केवाईसी या वो सब इंडिया का सब नहीं करना है, इंडिया टैक्स बहुत पेन है, कुछ भी नहीं करना है, तो वो डॉलर में करेक्ट उसी फंड में निवेश कर पाएगा। और उसे हम इनबाउंड कहते हैं क्योंकि वो पैसा और अलग अलग एएमसीज ने अलग अलग चीज सेटअप की है। तो इनबाउंड के लिए हमने क्या सेटअप किया है, हमने सोचा कि यार जब एनआरआई इन्वेस्ट करता है, और एनआरआई की डॉक्यूमेंटेशन बहुत पेनफुल होती है, बहुत साल तक एनआरआई रही हूँ, तो वो एक फंड में तो इन्वेस्ट नहीं करता। आप भी एसेट एलोकेशन की सलाह देते हैं, 4-5 फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, 2-3 एएमसी पे चुनना चाहता है, तो हमने मल्टी मैनेजर स्ट्रक्चर कर दिया है। एक ही फंड में 60% फ्लेक्सी कैप, 40% मिड कैप, 4 एएमसीज इन ईच। तो एक स्कीम में आपको 8 एएमसी, 25% ऑफ इट विल बी एडलवाइज, 6-7 एएमसी के फंड मिल गए, आपका पूरा पोर्टफोलियो बन गया। तो ये भी एक सोल्यूशन। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन एंड आई टेल यू व्हाई। क्योंकि करेक्ट मी अगेन, मिनिमम टिकट साइज अगर आप इनबाउंड कर रहे हो एज एन एनआरआई $1.5 है। यस। तो आप अगर $1.5 एक ही फंड में डालोगे तो आप कैसे डाइवर्सिफाई कर पाओगे? विच इज वेर योर फंड स्टैंड्स आउट कि आपने $1.5 एक फंड में डाला, पर वो एक फंड 8 फंड में तो आपका इंडिया एसेट एलोकेशन एक ही फंड में एक्चुअली ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। दूसरा, हम इंडिया में बैठ के रियलाइज नहीं करते कि मनी एक्सचेंज एंड ऑल, यूपीआई में पैसे नहीं लगते। बाहर ना आप एक ट्रांजैक्शन करो, $100 के आपके बैंक ट्रांसफर के चार्ज हो जाते हैं। तो आप 8 एएमसीज में या अकाउंट करो, नोटरी जो कि यहाँ हमारे लिए इतनी सस्ती चीज है, उसमें $50 लग जाते हैं। तो दैट इज वाई हम हमेशा सोल्यूशन माइंडसेट से सोचते हैं कि भाई कस्टमर की, डिस्ट्रीब्यूटर की परेशानी क्या है, करेक्ट, उसको हम सॉल्व करें। हमें ये नहीं है कि इसमें 75% बाकी एएमसीज का है, 25% हमारा है। हम तो उस एनआरआई का सोच रहे हैं जो बाहर बैठा है। तो एक्चुअली ये हमने कुछ महीने पहले शुरू किया था, ये बहुत पॉपुलर हो रहा है लोगों के लिए। नहीं, इंटरेस्टिंग, क्योंकि इट इज एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। हाँ, अभी इनबाउंड और आउटबाउंड थोड़ा सा सेपरेटली डिस्कस करते हैं। पहले एनआरआईज की बात करते हैं जो इनबाउंड पैसा डाल रहा है। तो मिनिमम टिकट साइज तो $1.5 है। वो एक ग्लोबल करेंसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और जब रिडीम करेगा तब भी ग्लोबल करेंसी में पैसा डॉलर, राइट। अब यहाँ पर व्हाट आई वांट योर हेल्प इन क्लैरिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि वो डॉलर में पैसा डाल तो रहा है, पर आप तो उसे कन्वर्ट करके रुपी में इन्वेस्ट करो। और जब वो बेचेगा तो आप रुपी वापस डॉलर में कन्वर्ट करोगे। तो क्या उसका करेंसी डेप्रिसिएशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है एज एन एनआरआई? नहीं,
ये बहुत ज़रूरी क्लैरिफिकेशन है। फाइनली आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप इंडिया में डायरेक्टली करते तो आप डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके इंडिया में डाल रहे थे, यहाँ आप हमें पैसे डॉलर में दे रहे हो, हम वो कन्वर्जन कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो आपका रुपये में इन्वेस्ट हो रहा है। सो इफ यू आर गिविंग मी $100, आई विल कन्वर्ट इट एट 90. If that 90 rupees or whatever it is, that $100, 90,000 rupees grows to 180, but the rupee dollar वो 180 हो जाता है, आपको वापस $100 ही मिलने वाले हैं। तो और कोई करेंसी हेज नहीं करता, बाय द वे। कुछ लोग हमसे कहते हैं आप हेज करिए, वो बहुत महंगा पड़ जाता है। एक्चुअली व्हाट आई वुड टेल एनआरआईज हियर इज, अगर आप इंडियन मार्केट के लॉन्ग टर्म के रिटर्न देखें, वो ग्लोबल मार्केट से नेट ऑफ करेंसी अप्रिसिएशन बहुत अच्छे। करेक्ट, एब्सोल्युटली, आई तो आपको ये देखना है। कंप्लीटली अग्री। तो जैसे हम वो डॉलर में डेटा भी मैं आपको कोट कर रहा था, दैट हाँ। क्लियरली सेज कि इंडिया का परफॉर्मेंस हैज बीन सिग्निफिकेंट डॉलर टर्म्स में भी। और हम जब एनआरआईज को फंड ऑफर करते हैं तो वहाँ हम डेट वेट नहीं करते, बिकॉज उनको सिर्फ इंडिया की ग्रोथ Correct. चाहिए। तो अगर आप फंड का भी कॉन्स्ट्रक्ट देखें, इट्स फ्लेक्सी कैप प्लस मिड कैप, करेक्ट। तो थोड़ा अग्रेसिव ही पोर्टफोलियो बनता है। और ऐसे भी वो जब गिफ्ट सिटी में अकाउंट ओपन करते तो उधर 6-7% डॉलर फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स तो ऐसे भी बैंक ऑफर कर रही है। करेक्ट। तो वो हम क्यों म्यूचुअल फंड्स तो में वो हमारे पास क्यों आएगा उसका? आपके पास सॉल्यूशन ही नहीं है डेप्रिसिएशन को Solve बात करने करने का। के बाद। नहीं। इक्विटी ही वो पोर्टफोलियो तो बनेगा वो पोर्टफोलियो largely। उसमें इक्विटी ही होगा, Correct. उसमें गोल्ड ये सब नहीं होगा, Correct. वो थाली नहीं बनेगा, वो Correct. स्ट्रेट So इक्विटी basically बनेगी। what we are solving is कि एनआरआई का इंडिया इन्वेस्टमेंट हम्म, यहाँ हो जाएगा विदाउट कोई टीडीएस नहीं कटेगा, कोई खिच पिच फ्री। कोई केवाईसी नहीं चाहिए, कोई ऑपरेशनल हैजार्ड नहीं है। करेक्ट। उनकी करेंसी में टैक्स उनके का लिए बड़ा फायदा ट्रांजैक्शन है। है। टैक्स, हाउ इज द टैक्स स्ट्रक्चर प्लीज? तो ये एक फंड ऑफ फंड है, हम रीबैलेंस करते रहेंगे। करेक्ट। आपका जैसे हम क्या करते हैं, हम टॉप 15 एएमसीज की स्कीम देखते हैं, और एज लॉन्ग एज द स्कीम डजंट हैव कैश कॉल्स और ग्लोबल एक्सपोजर, हम उस स्कीम को रख लेते हैं, एंड देन बेसिस रोलिंग रिटर्न्स, रिस्क मैट्रिक्स, हम फंड चूज कर लेते हैं। वंस अ ईयर ये पोर्टफोलियो रीबैलेंस होता है। अब हमारे अंदर के फंड में कोई टैक्स नहीं होता, क्योंकि ये गिफ्ट सिटी फंड ऑफ फंड है, गिफ्ट के लेवल पे आपका कोई टैक्स नहीं होता। तो जब आप रिडीम करते हैं, आप कैपिटल गेन्स टैक्स पे करते हैं अपनी होम जुरिस्डिक्शन में। अगर आप ये बार बार करने लगे तो आप मैथ्स कर सकते हैं कि क्या होगा। सो बेसिकली अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करे डायरेक्टली ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड रूट के स्टॉक्स कर थ्रू रहे हैं या स्टॉक्स करे तो हर बार खरीदेंगे बेचेंगे तो उनको टैक्स लगेगा। रीबैलेंस में कोई टैक्स नहीं। यहाँ पर तो कोई टैक्स नहीं है, यानी एक बार आपने फंड में पैसा डाल दिया, फंड अंदर क्या खरीद रहा बेच रहे अच्छा। उसके ऊपर आपको कोई और टैक्स आपको नहीं ये लगेगा। रीबैलेंसिंग का काम, आता भी नहीं है। पेपर वर्क, ये बहुत पेनफुल है अगेन एज एन एनआरआई। राइट। और एज एन एनआरआई जब आप ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड रूट लेते हैं तो टीडीएस भी कट जाता है, वो टीडीएस भी नहीं Correct. कटेगा यहाँ पर। करेक्ट। और आपके 8 अकाउंट होते हैं, वो भी बहुत पेनफुल है। करेक्ट। सो बहुत ही ऑपरेशनली सिंपल है Yeah. फॉर एनआरआईज टू इन्वेस्ट, और डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स ऑफ इंडिया आर Yeah. बेटर देन द ग्लोबल पीयर्स इन जनरल। Yeah. तो दिस सॉल्व्स देयर इंडिया एलोकेशन And it solves distributors and customers India allocation. So this is, as I said, हमें 2 महीने हो गए हैं लॉन्च करके। We are surprised by the amount of distribution जो interested है, क्योंकि उनकी भी एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है। No, 100%. It definitely solves a very large problem. Hmm. Okay, let's talk about outbound now. Yeah. तो आउटबाउंड, जैसे मैं इंडिया में डोमेस्टिक इन्वेस्टर हूँ, मैं अब पैसा बाहर भेजना चाहता हूँ। करेक्ट। तो ये मैं टिपिकली एलआरएस रूट के थ्रू कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे $2.5 लाख तक की अपॉर्चुनिटी है कि मैं पैसा पर पर्सन बाहर भेज सकता हूँ। और क्योंकि वो 10 लाख का टीसीएस लगता है, 10 लाख के ऊपर, तो हर फंड्स में $5,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जितना मैं समझ रहा हूँ उस हिसाब से। पर ऑप्शंस बहुत कम है, राइट? तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आरबीआई लिमिट ट्रेडिशनल फंड्स में नहीं बढ़ाएगा तो यहाँ ऑप्शंस बढ़ेंगे ही, ऑप्शन ही नहीं है। पर एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे जो लगती है वो ये है कि एक्टिव वर्सेस फंड ऑफ फंड वाला ऑप्शन। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिस्टलाइज कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर लोगों ने यहाँ फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर लगा दिया कि 2 या 3 इंडाइसेस को ऐड कर लिया और उसका एक प्रोडक्ट बना लिया कि आप नैस्डैक में भी इन्वेस्ट कर लो, करेक्ट, चाइना के ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर लो, ऐसे 2-3 ईटीएफ्स का बंच बनाकर एक प्रोडक्ट ऑफर कर दिया, और कल उठकर यहाँ आरबीआई ने लिमिट्स खोल दी, तो फिर तो ये ऑप्शन बेटर नहीं हो जाएगा वापस ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना? मैं गिफ्ट में क्यों आऊंगा? क्वेश्चन 1, सॉरी थोड़ा लंबा है। क्वेश्चन 2,
एक्टिव फंड्स, राइट, जैसे हमने पहले भी बात की, जरूरी नहीं है कि आपको चाइना में ब्रॉडर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, या आपको शायद 2-3 थीम में इन्वेस्ट करना है, राइट, या ब्राजील में आपको 1-2 थीम में इन्वेस्ट करना है, या यूएस में करना है, तो एक्टिव फंड विल प्रोबेबली डू अ गुड जॉब, पर एक्टिव का ट्रेडिशनल हिस्ट्री उतना अच्छा नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ आउट परफॉर्मेंस. ओके, सो वेयर डज दिस आउटबाउंड, और व्हाट इज योर विजिबिलिटी कि 5 साल में ये आउटबाउंड कैसा दिखेगा? आई थिंक बहुत इट्स टू अर्ली टू से, क्वाइट फ्रैंकली. आई थिंक अगर आरबीआई यहाँ लिमिट ओपन कर देता है तो वो एक बहुत वायबल, ऑपरेशनली इजी ऑप्शन रहेगा. आई मीन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बिकॉज आई हैव अ गिफ्ट तो वो बिजनेस. फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर फिर कोई क्यों लेगा? या आई मीन आई अगर किसी को वाकई एलआर, सो द वन बेनिफिट ऑफ द फंड स्ट्रक्चर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलआरएस, कि आपका पैसा बाहर रखा है. दैट इज वन नाइस थिंग. अगर आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए वो मूव करना है या वो सब, तो वो थोड़ा सा इजियर है. बट द इंडिया ऑप्शन इज अ वेरी गुड ऑप्शन. इसमें कोई दो राय नहीं है. सॉरी, जस्ट टू क्लैरिफाई, बट विल करेंसी आल्सो बेनिफिट? क्योंकि आप यहाँ पर डाल तो रुपी में ही रहे हो, पर वो करेंसी अप्रिसिएशन का फायदा आपको दोनों में मिलेगा. ओके, जैसे हमने इनबाउंड में कहा आप इंडियन रुपीस में इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ आप डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट डजंट चेंज. ओके, ठीक है. सो अगर एलआरएस, अगर आरबीआई लिमिट खोल देता है तो ट्रेडिशनल एमएफ अच्छा है, फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर विल नॉट डू वेल. या सो दैट इज द थिंग. नाउ जहां तक एक्टिव मैनेजमेंट का बात है, आई थिंक अगर आप आउटबाउंड की बात कर रहे हो तो 3 तरह के फंड में आप निवेश कर सकते हो. एक, कोई एएमसी पैसिव फंड लॉन्च कर दे, नैस्डैक, एसएनपी, वो ठीक है, अच्छी बात है. दूसरा, कोई एएमसी एक्टिव फंड में फीड करते, जैसे हम जेपी मॉर्गन एक बड़े एसेट मैनेजर के साथ टाई अप कर रहे हैं. और तीसरा, कोई एएमसी डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग भी करे. ये भी ऑप्शंस है. ओके, सो ऑल 3 आर देयर. पैसिव ऑप्शन का आपको जो है वो आपके लिए क्लियर है. एक्टिव ऑप्शन वी फील कि जैसा चाइना जैसा मार्केट है, उसमें हम लोगों ने जेपी मॉर्गन के साथ पार्टनर किया है, और उस अंडरलाइंग फंड का और जेपी मॉर्गन का 20-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है. एक्चुअली आपको हमारे इंडियन फंड का भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखना, आपको जेपी मॉर्गन ग्रेटर चाइना फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है. और अगर आप वो 20 साल के उसमें देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा है. उनकी 20 लोगों की टीम है जो मैंड्रिन बोलती है, जो ग्राउंड पे बैठी है. दिस आर यूएस टेक में भी हमें ट्रैक रिकॉर्ड. तो वहाँ आपको, जैसे आप कोई भी एक्टिव फंड इवेल्युएट करते हैं, आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्ट्री, टीम देखनी है. और अगर कोई एएमसी पैसा डायरेक्टली मैनेज कर रही है तो आपको उस एएमसी की डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग स्किल्स देखनी है. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कीर्तन, दैट हमने एक बड़े एसेट मैनेजर, वर्ल्ड के बिगेस्ट एसेट मैनेजर के साथ पार्टनरशिप की है, बहुत सालों तक की है. वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटी टू डिलीवर. वो हमने देखी भी है. हम ग्लोबल पैसा, ये मैं अभी कह रही हूँ, एज ऑफ नाउ खुद नहीं मैनेज करना चाहते. हम ग्लोबल इन्वेस्टिंग खुद नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है हम इंडिया में ही 500, 700, 800 स्टॉक्स कवर कर लें, वही बहुत ज़रूरी है. जब एक्सपर्टीज होगी मेरी 20 लोगों की टीम चाइना में बिठाने की, तब मैं चाइना के पैसे डायरेक्टली मैनेज करूँगी. आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है. बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि आप अगर मुझे कह रहे हो कि आपका इंडिया का बैंकिंग एनालिस्ट बैठकर चाइनीज बैंक्स और यूएस बैंक्स को इवैल्यूएट कर लेगा क्योंकि उसे बैंकिंग समझती है, मुझे लग रहा है ये काफी डिफिकल्ट है. बहुत डिफिकल्ट, राइट. अगर बहुत आप डिफिकल्ट है. ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको ऑनशोर, यानी आपको वहां एनालिस्ट को हायर करना पड़ेगा जो लोकल लैंग्वेज, लोकल मार्केट आपसे ज्यादा समझते हैं. आई हैव बीन अ यूएस फंड मैनेजर. मुझे पता है कि मुझे यहाँ, एंड आई डोंट मैनेज मनी डायरेक्टली हियर, मेरी तो टीम है, यहाँ इस मार्केट और उस मार्केट में कितना फर्क मैं आपको बता सकती हूँ. मैंने खुद देखा है. एंड आई थिंक अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कैपेबिलिटी फोकस से आती है. तो हम यहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप चला लें, सिर्फ चला लें, वही बहुत है. और जहाँ पार्टनरशिप कर सकते हो, आप पार्टनरशिप से पैसा करो या पैसिव से करो. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. बट आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज. मुझे ऐसा लगा आप शायद ये कहेंगे कि 5-7 साल में आप टीम बिठाएंगे क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टिंग इतनी बड़ी हो रही है. आई डोंट नो, लेकिन अभी तो नहीं. आई थिंक मेरा मानना है कि कोई भी चीज आपको तब करनी चाहिए जब आपकी उसमें रुचि हो और आपकी कैपेबिलिटी हो. आई गिव एन अदर एग्जांपल. आप ही के साथ किसी ने हमारा सिर्फ पे वीडियो किया था, वो हमने लॉन्च किया क्योंकि हम, वो भावेश जैन जिसके साथ आपने वीडियो किया, वो 18 साल से डेरिवेटिव कर रहा है. तो ये नहीं है कि भाई कैटेगरी आई
आओ चलो कर लो, जो चीज करनी आती है या जिस चीज के लिए आप हायर कर सकते हो आप प्लीज करो, लेकिन नहीं आती तो पार्टनरशिप करो। आई थिंक, और मैं जनरली मेरे सोशल मीडिया पे ये डिस्कशन करता हूँ कि अगर आपकी कोर कॉम्पिटेंस जो हो वो आप करो, बाकी सब आउटसोर्स कर दो। सो आई थिंक आई सो रिलेट टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। पर आउटबाउंड में इज देयर एनी टैक्स एडवांटेज और व्हाट्स द टैक्स स्ट्रक्चर? सो आउटबाउंड में, आई मीन दिस इज स्टैंडर्ड फॉर ऑल फंड्स इन गिफ्ट। ये 2 साल के बाद आपका कैपिटल गेन्स हो जाता है, उसके पहले मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन है। हमने अपने फंड्स पे 2 साल के अंदर एक एग्जिट लोड लगाया है। सो वी एनकरेज पीपल एंड देयर इज नो अदर वे टू स्ट्रक्चर दिस। इसमें हमने बहुत इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है। सो दिस इज द वे आउटबाउंड फंड्स वर्क एंड होपफुली आप 2 साल का पैसा नहीं डाल रहे हैं, 2 साल से कम का पैसा नहीं डाल रहे हैं। सो honestly you should not care for less than 2 years. सो 2 साल के नीचे अगर मैं 30% टैक्स स्लैब में क्योंकि हूं तो 30% लग जाएगा। टैक्स यहाँ, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, आउटबाउंड में टैक्स फंड के लेवल पे कटता है। जब हम इंडियन एएमसीज में निवेश करते हैं और हम रिडीम करते हैं, हमको आदत है प्री टैक्स पैसा लेने की। जितना आपने इन्वेस्ट किया था प्री टैक्स है। ये KIF है, यहाँ टैक्स फंड के लेवल पे कटेगा, टैक्स कट के आपको, इनफैक्ट आपको एक पोस्ट टैक्स NAV भी मिलेगी। परफेक्ट। जस्ट टू क्लैरिफाई, 2 साल के नीचे मैं अगर Marginal 30% स्लैब में हूं तो 30%, Slab rate. 20 में हूं तो 20 में लगेगा, और 2 साल के ऊपर 12.5% Yes, लग जाएगा। yes. और यही इनबाउंड फंड में जब NRI इन्वेस्ट कर रहा है तो आपने कहा कि वो उनको लोकल टैक्स जिस कंट्री में है उस कंट्री का हम टैक्स कुछ काट के लगेगा। नहीं करेंगे। यानी अगर वो UAE से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्ली उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वहां पर टैक्स नहीं है, या प्रॉब्ली सिंगापुर में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई टैक्स सिमिलर नहीं। स्ट्रक्चर हाँ, है। तो आपका जहां का आपका लो, हम कुछ नहीं काट के देंगे, हम Perfect. आपको प्री टैक्स NAV पकड़ा देंगे जैसे हम लोकल म्यूचुअल फंड में करते हैं, बस सिंपल। परफेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, अगर अपने पास एलोकेशन 100 रुपए है तो एलोकेट कहाँ करना चाहिए? तो सबसे पहले तो इसका जवाब आपको मेरे जैसे लोगों से नहीं, आपके जैसे लोगों से लेना चाहिए, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव जो एसेट एलोकेशन है वो एडवाइजर ज़्यादा अच्छी करता है, क्योंकि वो आपके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को और हालात को एक KMC CEO से ज़्यादा बेहतर जानता है। मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि आप बैठे हैं, मैं हमेशा एसेट एलोकेशन का जवाब यही देती हूँ। आई वुड से अगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, 10 से 15% आप ग्लोबली एलोकेट कर सकते हैं बिटवीन US एंड चाइना। 10 से 15% आप प्रेशियस मेटल्स में कर सकते हैं, अप टू 20% ऑल्सो गोल्ड एंड सिल्वर के बीच में, और बाकी आप अपना इक्विटी डेट स्प्लिट बनाइए। 10 से 15% ग्लोबल इक्विटी इज ग्रोथ। आई थिंक प्रेशियस मेटल्स में 20% से ज़्यादा इज टू मच, बिकॉज फाइनली बहुत अच्छा है किया है पिछले 3 साल में, बट दे आर नॉट अ ग्रोथ एसेट क्लास। इक्विटी इज अ ग्रोथ एसेट क्लास। बैलेंस इज इंडियन इक्विटी एंड डेट। सो लाइक हम एक मल्टी एसेट ओमनी पोर्टफोलियो चलाते हैं, उसमें हमने 65 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इक्विटी, बेसिकली इक्विटी रखा है, 20 प्रेशियस मेटल रखा है, 15 बाकी फिक्स्ड इनकम रखा है। वो 15 फिक्स्ड इनकम की जगह आप 25 कर सकते हैं, दैट यू कैन प्ले अराउंड। What is your house view now on gold and silver, if at all you are okay to answer that question? No, I have to be okay to answer that question क्योंकि हम फंड चलाते हैं। I think what I said on asset allocation is correct. क्या asset allocation का हिस्सा होना चाहिए? If you were to ask me, मेरी थोड़ी सी चिंता ये होती है, सिल्वर बहुत volatile asset. Say fundamentals of gold and silver हैं, Correct. okay? एक US सेंट्रिक वर्ल्ड से हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहे हैं। सेंट्रल बैंक डिमांड है गोल्ड की, सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूसेज है, कि सब चीज़ें वैल्यूबल हैं। लोग थोड़ा सिल्वर को लेके पागल हो रहे हैं। आई मेड दिस स्टेटमेंट, सिल्वर इज द न्यू स्मॉल कैप, ओके? I think yesterday silver had a 23% drawdown in one day, एंड देन वेंट बैक अप, and then it went back. सो इट्स क्रेजी। Crazy. सो सिल्वर कैन फॉल 40% इन अ मंथ और आप पता जान भी भी नहीं नहीं चलेगा। पाएंगे। इनफैक्ट हमारी ओरिजिनल स्ट्रक्चरिंग ये गोल्ड और सिल्वर फंड को लेके यही थी कि जैसे हम इक्विटी देखते हैं तो एक लार्ज कैप होता है जो ग्रोथ देता है और स्टेबिलिटी देता है, और एक मिड कैप होता है जो वॉलेटाइल होता है लेकिन ग्रोथ देता है। गोल्ड एंड सिल्वर कॉम्बो इज लाइक दैट। गोल्ड इज लार्ज कैप, सिल्वर इज मिड और स्मॉल कैप। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस एसेट क्लास, आई वुड सजेस्ट या तो आप गोल्ड एंड सिल्वर कॉम्बो फंड के थ्रू करें रादर देन प्योर सिल्वर, या आप एक ओमनी फंड में, जैसे हम तो लोगों को कह रहे हैं कि हमारा जो ओमनी फंड है मल्टी एसेट, उसमें 20% गोल्ड एंड सिल्वर है,
आप उसके थ्रू करिए। तो How is this Omni fund different? Omni is very simple. We don't have global limits, तो global हम करते नहीं है। उसमें हमने 65% डोमेस्टिक इक्विटी रखा है, ज्यादातर 50% ऑफ इट विल बी लार्ज एंड मिड कैप, 15% हम थोड़ा थीम्स देख के Sure. विल बी स्मार्ट, एंड 20% इज गोल्ड एंड सिल्वर, 50-50 रेशियो, 15 इज डेट. So for most people who want to have a play of India, we think ये बहुत, this is how I would manage my own money. So आज नया पैसा सिल्वर में नहीं डालोगे आप, पर whatever you are holding, what do I do with that? Whatever you are holding, I think, and it depends कि आपके पोर्टफोलियो का कितना परसेंट है. अगर आपके पोर्टफोलियो का 5% है, it doesn't matter. अगर आपके पोर्टफोलियो का 40% है, then you need to do something about it. So the answer is in context of what you are holding. अगर आपके पोर्टफोलियो का 50% सिल्वर है, तो आप प्लीज उसे गोल्ड एंड सिल्वर में एटलीस्ट वहां तक तो डाइवर्सिफाई करिए. आई ऑल्सो थिंक हिस्टोरिकली एक गोल्ड सिल्वर रेशियो होता है. Correct. वो बहुत सालों तक सिल्वर के फेवर में रहा है, अभी वो थोड़ा गोल्ड के फेवर में शिफ्ट हो. करेक्ट. आई थिंक मैं भी कुछ कमेंट्री पढ़ रहा था दैट टिपिकली इट इज 2%. एंड इट्स मूविंग. And if you are a silver bull, please just look at the 19, and one of my colleagues just posted this yesterday. The chart of silver from 1970 to present. Silver has like a once in a generation spike. Correct. ऊपर चला जाएगा, फिर वो 9 साल तक कुछ नहीं करेगा. Correct. ये आपका एक्सपेक्टेशन सी किसी भी चीज में निवेश में अगर आपकी एक्सपेक्टेशन सही है ना, तो फिर ठीक रहता है. तो एक्सपेक्टेशन आप अपनी, you have to see the good, bad and ugly of anything before putting money. I'm not sure कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है 200% मूव के बाद, बट लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट, 2 बार सिल्वर $50-55 जाकर 80-90% क्रैश हो चुका है. यदि ये रैली के फंडामेंटल्स हैं, मैं बिल्कुल उससे वो नहीं कर रही, बट थोड़ा हर चीज ना एक बैलेंस्ड तरीके से हो, थाली के तरीके से हो, तभी अच्छी लगती है, तभी But सस्टेनेबल. don't you think this is out of proportion? यानी I understand solar, AI, all of that, पर how much of that demand is already in the price? मुझे ऐसा लग रहा है इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्यादा है इंडस्ट्रियल डिमांड से. तो अरे इन्वेस्टमेंट डिमांड क्यों है? इन्वेस्टमेंट डिमांड इसलिए है क्योंकि आपकी फॉर डेकेड्स यूएस वाज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2. आपकी डॉलर रिजर्व करेंसी थी. अभी जब आपका रोज टैरिफ पे टैरिफ आएगा और क्या क्या हो रहा है दुनिया में, मैं वो लिस्ट नहीं करना चाहती, तो आप वो फंडामेंटल नीड फॉर कैश एंड डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी वो आप क्वेश्चन करो. तो इन्वेस्टमेंट डिमांड सिर्फ रिटेल डिमांड नहीं है. करेक्ट. इंस्टीट्यूशनल डिमांड भी है. Correct. One last question. Is there a trigger point that you will look at and say that this is the time to exit the gold silver rally? If at all? There may be a point at which in our funds we moderate. So जैसे Omni में है 20%, maybe we'll reduce it down. I think gold structurally हम portfolios में रखेंगे. अगर कुछ moderate होगा तो वो silver होगा. But what is the data point that will drive you to take silver down? It's too early to say. Sure. I think a combination of fundamentals, combination of seeing where gold silver ratio is. Some of this is also very technical, and I'll tell you, True. आप ये perfectly कभी नहीं टाइम करो. 100%. ये आपको ये इतनी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि कल किसी ने नहीं देखा है. I'm sure. और अगर पिछले 1.5-2 साल में मैं तो बहुत कम लोगों को जानता हूँ जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर में उस तरीके की पोजीशन बनाकर कंटिन्यू की है होल्ड करना. तो आई थिंक ऑल ऑफ अस इन द इंडस्ट्री नो फॉर अ फैक्ट कि हम जो इक्विटी में बोलते हैं दैट वी डोंट नो द फ्यूचर. आई थिंक दैट्स, आई रियली बिलीव कि कल किसी ने नहीं देखा. और ये जनवरी का महीना आज खत्म हो रहा है. आई मीन बॉन्ड फंड नेगेटिव हैं, इक्विटी फंड नेगेटिव हैं. सिल्वर और गोल्ड में आर्बिट्राज 20-20, 30-30, 40-40% है. ऐसी चीजें हो रही हैं जो कभी किसी ने देखी नहीं है. So then how do we take advantage of the gold silver arbitrage? हाँ, very few ways to take advantage. हमारा एक फंड है and it's called Edelweiss Multi Asset, not Edelweiss Omni. Edelweiss Multi Asset Allocation Fund. It's the only MAF in the इंडस्ट्री जो इनकम ओरिएंटेड है. उसमें इक्विटी आर्बिट्राज है, डेट आर्बिट्राज है, गोल्ड एंड सिल्वर आर्बिट्राज है. हमने इस पे एक नोट भी निकाला है एंड उसके रिटर्न्स बाय द वे इस महीने बहुत वॉलेटाइल रहे हैं बिकॉज ये गोल्ड एंड सिल्वर आर्बिट्राज फ्लक्चुएट करता है. तो ये है, इसमें आई थिंक अबाउट 15-20% होगा. दैट इज वन वे टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, अनलेस आपको ये डायरेक्टली करना है, बट आई वुड हाईली नॉट रिकमेंड दैट. सो बट आई थिंक द अदर लास्ट थिंग सिंस यू आर टॉकिंग इज
इन्वेस्टर्स हैव टू रियलाइज कि जैन में मार्केट में अक्रॉस एसेट क्लासेस ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं जो बहुत ही abnormal हैं, तो वो ये वॉलेटिलिटी को देख के किसी भी चीज़ में ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, चाहे गोल्ड के हो या सिल्वर हो, पैनिक नहीं करना चाहिए। I think very interesting discussion, Radhika ji. Thank you so much for taking the time out. And I'm हाँ। sure कि जितने भी लोग हमें देख रहे स्पेसिफिकली इंटरनेशनल और गिफ्ट सिटी पे उनको बहुत क्लैरिटी मिल चुकी होगी, जो इतना ज्यादा कंफ्यूजन है इंटरनेट बहुत पे कंफ्यूजन है। टैक्सेशन को लेकर, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को लेकर. आई थिंक यू सिंप्लीफाइड इट टू अ वेरी ग्रेटर एक्सटेंट. थैंक So यू, thank you so much for your time थैंक यू, and always a pleasure talking to you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कीर्तन।